आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CM1 का लाइफ कंटिंजेंसी पार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने कोर्स के अकॉर्डिंग ये पार्ट जो था ये CT5 का पार्ट हुआ करता था। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल टर्म इसमें पहले हम डिसाइड निकालते हैं टोटल लाइफ टाइम। टोटल लाइफ टाइम क्या होता है? टोटल लाइफ टाइम का मतलब होता है कि कोई कितना जी कर मरेगा। ठीक है, कि कोई किसी की भी टोटल लाइफ कितनी है, यानी पैदा होने वाला कब तक जिंदा रहेगा और उसके बाद मर जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं एक न्यूबॉर्न के बारे में, यानी कि टोटल लाइफ टाइम ऑफ अ न्यूबॉर्न। टोटल लाइफ टाइम ऑफ अ न्यूबॉर्न, इसको ना हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब देखो T की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। T की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि T की वैल्यू जो होल नंबर ही होगी, कि जो पैदा हुआ है होल नंबर अगर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पैदा हुआ है वो सिर्फ मर सकता है तो अपने जन्मदिन वाले दिन ही मरेगा, है ना। बट ऐसी सिचुएशन अगर होती कि T की वैल्यू सिर्फ होल नंबर होती तो कोई अपने बर्थडे को तो ना मनाता, ठीक है, क्योंकि आज तो मर सकते हैं, आज तो मर सकते हैं, तो कोई अपने बर्थडे को तो नहीं मनाएगा, फिर कौन क्या मनाएंगे फिर? तो इसका मतलब बर्थडे से नेक्स्ट डे को सेलिब्रेट करेगा। ओ बच गए, ठीक है। अब एक साल की छुट्टी, अब एक साल तक कुछ नहीं हो सकता। सो T की वैल्यू ऐसा नहीं होता। T की वैल्यू जो है डेसिमल में भी हो सकती है और हर एज तक जिंदा रहने की क्योंकि कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी भी होती है। क्योंकि हमने पहली बात तो हमने ये कहा कि T क्या है? T एक डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है, T एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। डिस्क्रीट मतलब जो एक फिक्स्ड वैल्यू जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूस का मतलब दो वैल्यूज के बीच की कोई भी वैल्यू को ले सकता है। सो T ये तो मालूम चल गया कि कंटिन्यूस है। अब बात ये आती है कि क्योंकि T हर एज पर आपको पता है कि जिंदा रहकर मरने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मरने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती रहती है। सो T में क्योंकि T की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज भी हो सकती हैं, तो हम ये कहेंगे कि T क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट वैल्यूज भी अटेन कर सकता है और जिसकी हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी भी होती है। सो T एक रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल है, T इज अ रैंडम वेरिएबल। अब मैंने बताया कि डिस्क्रीट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, बट ये क्या है? विच इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट कहां तक? कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी ना किसी इंटरवल में तो होगा। तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या आप बता सकते हैं कि कोई किसी की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? मैं कहूं कि यस, इसके बियॉन्ड कोई जिंदा नहीं रहेगा, नहीं। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू 0 से ओमेगा तक हो सकती है। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? ठीक है, ओमेगा इज द लिमिटिंग एज। ओमेगा इज कॉल्ड लिमिटिंग एज। अब लिमिटिंग एज का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग एज क्या है? देखो, ये एक ना ऐसा नंबर है जो कि हमारा मॉडल ये एज्यूम करके चलता है कि इसके बियॉन्ड कोई जिंदा नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ तक आते आते हर कोई मर जाएगा। मतलब इसके बियॉन्ड जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी निल है और इस एज तक मर जाने की प्रोबेबिलिटी सर्टेन यानी कि 1 है। ठीक है, हमने ये कहा कि हमारा मॉडल, फिर मैं बोल रहा हूँ, हमारा मॉडल ये एज्यूम कर रहा है। हम कौन होते हैं ये एज्यूम करने वाले कि ये इस एज तक हर कोई मर ही जाएगा। ठीक है, हमारा मॉडल ये एज्यूम कर रहा है कि इस एज तक, इस मॉडल के अकॉर्डिंग इस एज के बाद जो है मरने की प्रोबेबिलिटी सर्टेन हो जाएगी और जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी निल हो जाएगी। अगर हम पास्ट हिस्ट्री, यानी कि जैसे सपोज मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से जो लॉन्गेस्ट लिविंग पर्सन जिसकी एज मॉडर्न नॉर्म्स के हिसाब से वेरीफाई की गई हो, एक फ्रेंच वुमन थी जो कि 122 साल और कुछ दिन के बाद मरी थी। 122 साल तक जी के मरी थी। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट लिविंग पर्सन है हिस्ट्री के अंदर जिसकी एज वेरीफाइड है। ठीक है, हाँ,
फेसबुक या व्हाट्सएप के फॉरवर्ड में आपको बहुत से 250 साल के लोग भी दिख जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा कि ये पर्सन भूटान में रहता है, ये नेपाल की एक बूढ़ी है जो कि 250 साल की है। ये सब बकवास चीज़ें, जिसकी भी मॉडर्न नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वेरीफाइड एज हो वो 122 साल का था, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए कि अगर 122 साल से ज़्यादा कोई नहीं जिया, ठीक है, 122 साल से ज़्यादा कोई नहीं जिया, तो हमें लिमिटिंग एज जो है 122 साल मान लेनी चाहिए, ठीक है ना। कि हम कहते हैं कि क्यों हम 0 से लेकर ओमेगा ले रहे हैं, 0 से लेकर क्यों ना इसको 122 तक ले लें, ठीक है, 0 से 122 तक ले लें। पर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आज तक कोई 122 से ज़्यादा जिया नहीं और आगे हम जीने नहीं देंगे, ठीक है। ये तो पुराने टाइम की वो धर्मेंद्र वाली फिल्में थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ लग रही हैं, जीने नहीं दूंगा, मतलब मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल मूवीज जो होती थी, ठीक है। सो अगर 122 साल, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम 122 मान लें तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई 122 साल जी लिया और पार करने लगेगा तो हम कहेंगे नहीं, तुम्हें तो मरना होगा, ठीक है। क्यों मरना होगा? क्योंकि तुम नहीं मरे तो हमारी मॉडल अजम्पशन गलत हो जाएंगी। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, वरना भगवान को याद कर लो, ठीक है। सो इसलिए हम ये कह के चलते हैं कि जो ओमेगा है लिमिटिंग एज है, दैट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर 0 से ओमेगा क्यों लिखा? सीधा 0 से इन्फिनिटी लिख लेते, 0 से इन्फिनिटी लिख लेते, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल में नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने कहा कि 0 से ओमेगा है, बट ओमेगा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। हाँ, अगर किसी मॉडल में, अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें कि किसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी मॉडल में लिमिटिंग एज की कोई वैल्यू दे रखी हो तो हम ओमेगा की वो वैल्यू ले लेंगे, हम ओमेगा को इन्फिनिटी नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी एज्यूम करके नहीं चलेंगे। सपोज एक मॉडल है जो कहता है 110 के अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा जिंदा नहीं रहता, 120 के अकॉर्डिंग 120 से ज़्यादा कोई जिंदा नहीं रहता, तो हम वही मान के चल लेंगे, ठीक है। देखो, क्योंकि टी एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, एक टी रैंडम वेरिएबल है और हर रैंडम वेरिएबल का ना एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसको कि हम CDF कहते हैं, और एक PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। अभी हम CDF की बात करेंगे। तो हर जो रैंडम वेरिएबल होता है उसके क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या CDF होता है। अब वो CDF हम पहले देखते हैं CDF होता क्या है। तो हमारे हिसाब से जो हम CDF या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको ना हम अपने इसमें कोर्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे, हम CDF नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है निकालना है हमको। सो अगर हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो पहले ये समझ लेते हैं, जिन्होंने CS1 नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि CDF होता क्या है। देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने एक डाइस को टॉस किया, नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो अगर मैं ये कहूँ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो नंबर लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6 है। तो जब भी हम किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी उतना या उससे कम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या हमारे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात कि अगर किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अगर वो डिस्क्रीट है तो निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी, अगर कंटिन्यूस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि कंटिन्यूस की हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल में निकाली जाती है प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट तक की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हम CDF कैलकुलेट करेंगे या CDF यूज़ करेंगे, या हम अपने इसके अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह के चलेंगे। सो अगर मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ T मुझे चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ T मुझे चाहिए, तो इसको मैं डिनोट करूंगा FT से। अब आप बोलोगे
एफ टी क्या, आप तो कैपिटल टी लिख रहे थे, स्मॉल टी क्यों लिख दिया? टी एक वेरिएबल है, स्मॉल टी उसकी एक वैल्यू हो सकती है। कैपिटल टी एक रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल टी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो एफ टी का मतलब कि टी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टी हो सकती है। टी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टी हो सकती है। सो एफ टी का मतलब क्या हुआ? एफ टी का मतलब हुआ कि एक न्यू बॉर्न की टोटल लाइफ टी या उससे कम रहे। एफ टी का मतलब एक न्यू बॉर्न की टोटल लाइफ टी या उससे कम रहे। जैसे मैं कहूं मुझे F30 लिखना है, F30 का मतलब क्या होगा? टोटल लाइफ 30 या उससे कम है। F30 का मतलब टोटल लाइफ उसकी 30 या उससे कम है। तो मैं इसको इन वर्ड्स क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू बॉर्न dies within next 30 years, या probability that a newborn dies up to age 30, 30 का होने से पहले मर जाए या 30 साल के अंदर, अगले 30 साल के अंदर अंदर मर जाए। ठीक है, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल फंक्शन ऑफ टी। सर्वाइवल फंक्शन ऑफ टी, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ टी। इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ टी। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ टी का मतलब क्या हुआ? जहां एफ टी हमारा एक पॉइंट तक मरने की बात कर रहा था, तो सर्वाइवल जीने की करेगा। ठीक है, इसको ना हम एस टी से डिनोट करते हैं। इसको हम एस टी से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है T इज मोर देन T। मतलब होता है इसका कि T इज मोर देन T, यानी कि मैं क्या कहूँगा कि इसकी टोटल लाइफ T से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि किसी टोटल लाइफ T से ज़्यादा है तो उसका ऑब्वियस मीनिंग ये है कि वो T पर तो जिंदा ही होगा। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लाइफ 30 से ज़्यादा है तो ये थोड़ी कि पहले एक बार मर चुका होगा, उसका बीच में जिंदा होगा फिर दोबारा से मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर उसकी टोटल लाइफ T से ज़्यादा है तो ऑब्वियस क्या है कि वो T पर तो जिंदा होगा ही होगा। ठीक है, सो हाँ, कुछ लोग ना वो जो फिलॉसफी की बात करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार हम तो रोज रोज मरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी बात मैं नहीं कर रहा, कि यहाँ मैं सीधा बोल रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ S30 है तो इसका मतलब है उसकी टोटल लाइफ 30 से ज़्यादा है। टोटल लाइफ 30 से ज़्यादा है मतलब 30 के बाद ही मरेगा। तो जो रोज़ रोज़ मरने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ या तो बातों में होते हैं, रोज़ रोज़ कोई नहीं मरता, हर कोई एक ही बार मरता है। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि S30 की मैं बात कर रहा हूँ, तो S30 क्या है? T इज मोर देन 30। सो प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू बॉर्न is alive at age 30, newborn is alive at age 30, या dies after age 30, ठीक है, या is alive for next 30 years। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। सो अगर हम कहें कि न्यू बॉर्न इज अलाइव एट एज 30 या 30 के बाद मरेगा, तो ये तो पक्का है कि अगर 30 पर जिंदा है तो 30 के बाद ही मरेगा, क्योंकि हर किसी को मरना ही है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर 30 पे जिंदा है तो ऑब्वियस बात है 30 के बाद मर ही जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर 30 पे जिंदा है तो हमेशा जिंदा ही रहेगा, क्योंकि हर एक को कभी ना कभी तो मरना ही मरना है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि एफ टी और एस टी कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एफ टी और एस टी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इसलिए एफ टी और एस टी मिलाकर 1 के बराबर होगा। ठीक है, एफ टी और एस टी मिलाकर 1 के बराबर होगा, यानी या तो कोई टी तक मर जाएगा, या तो कोई टी तक मर जाएगा या टी तक जिंदा होगा। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, कोई तीसरी भी होती है क्या? हाँ, कहीं ऐसे वो आशिक होते हैं ना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हर दिन मर मर कर जिया हूँ। ठीक है,
हर दिन कोई मर मर के नहीं जीता, या तो कोई आदमी एक पॉइंट पे मरा होगा या वो जिंदा होगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बातों में जो मर्जी बोल लो, बातों में तो जो मर्जी बोल दो कि तुम नहीं होगी तो मैं बस मर जाऊंगा, मरता कोई नहीं है ऐसे। सो इसका एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूं से एफ टी इज इक्वल टू, मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस टी बाय 120 रेज़्ड टू पावर 1/6। ये मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्प्लाइड लिमिटिंग एज, व्हाट इज द इम्प्लाइड लिमिटिंग एज फ्रॉम दिस फंक्शन, यानी अबव फंक्शन से लिमिटिंग एज क्या है। देखो क्वेश्चन में मुझे लिमिटिंग एज दे रखी है। लिमिटिंग एज का सीधा सा मतलब है जहां तक मरने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए या जिसके बियॉन्ड जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, यानी कि जहां पे एफ टी 1 के इक्वल हो जाए या जहां पे एस टी 0 के बराबर हो जाए, ऐसी टी की वैल्यू को मैं लिमिटिंग एज कहूँगा, ठीक है। सो एक तरह से मुझे ओमेगा निकालने की बात हो रही है मेरे लिए। सो 1 माइनस टी बाय 120 रेज़्ड टू पावर 1/6 को मैंने 1 के इक्वेट किया, ठीक है। एफ टी को मैंने 1 के इक्वेट किया। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करो, टी की वैल्यू 120 ईयर्स आ गई, टी की वैल्यू 120 ईयर्स आ गई, यानी कि इस मॉडल के हिसाब से हर कोई 120 साल की एज तक मर जाएगा, ठीक है। अब ये तो टेंशन वाली बात हो गई। आप तो सोच रहे हो कि पता नहीं, मतलब जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, जितना आप अपने एक्सरसाइज कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, आप तो सोच रहे थे यार मैं तो रिकॉर्ड बना के रहूँगा। तो अपने ऊपर अप्लाई करने की टेंशन नहीं लेनी इसको, क्योंकि ये आपकी लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है। ये एक मॉडल है जिसके हिसाब से हर कोई 120 साल तक मर जाएगा। आपकी लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आपका अलग होगा, ठीक है। तो हर एक के लिए मतलब हर ग्रुप के लिए हम बोल सकते हैं कि लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग हो सकता है, ठीक। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये निकालने की बात करूं सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यूबॉर्न डाइज अप टू एज 60। एक न्यूबॉर्न 60 का होने से पहले मर जाए। इसका मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, F60 निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब F60 अगर निकालना चाहूँ मैं तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 120 ब्रैकेट क्लोज रेज़्ड पावर 1 डिवाइड बाय 6 0.109101। आगे भी डेसिमल हैं बट हम डेसिमल के बाद 6 पॉइंट्स तक लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 60 साल तक मरने की प्रोबेबिलिटी 10% की है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यूबॉर्न इज अलाइव एट एज 30, प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यूबॉर्न इज अलाइव एट एज 30। एक न्यूबॉर्न 30 की एज तक जिंदा रहना चाहिए। इसका मतलब मैं S30 चाहता हूँ, ठीक है। अब S30 चाहिए विच इज़ 1 माइनस F30। F30 आपको निकालना आता है, F30 निकाल के 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका S30 निकल आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई है, ठीक। चलो, तो ये बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ न्यूबॉर्न की, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ न्यूबॉर्न की। देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूबॉर्न की, पर जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमेशा एक पर्टिकुलर एज के पर्सन की बात करते हैं। हाँ, जब खुद इंश्योरेंस परचेज करेगा तो एक पर्टिकुलर एज, जैसे एक मिनिमम 18 के बाद ही ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई अपने लिए इंश्योरेंस परचेज करना चाहता है तो 18 साल के बाद ही इंश्योरेंस अपने लिए खरीद सकता है। नॉर्मली कब लेते हैं लोग? नॉर्मली तब लेता है जब टेंशन होती है या अकल आती है या जब कोई ज़बरदस्ती चिपका जाता है, तो वो भी तब जब वो कमाना शुरू करेगा,
ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या होता है ना कि जैसे ही आपकी जॉब लगती है ना, तो ऑफिस में बैंक वाले जो आते हैं वो आपका अकाउंट ओपन करने आते हैं, सैलरी अकाउंट, पर साथ ही कुछ ना वो चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको आपके मतलब की चीज़ नहीं चिपका के जाएंगे, वो आपको वही चिपका के जाएंगे जिसमें उनका ज़्यादा फायदा होगा। सो प्रॉपर डिस्कशन के साथ ये चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। पर कभी कभी ना आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स ने भी आपके नाम पर कई बार ना इंश्योरेंस ले रखी होती है, जिसमें आप पॉलिसी होल्डर होते हैं। ठीक है, कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं यार कोई चाइल्ड प्लान बता दो कि हमें छोटे बच्चे के लिए लेना है। ठीक है, चाइल्ड प्लान उनमें ना 0 एज से ही एज ऑफ एंट्री होती है। जैसे कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें बोला जाता है कि इसकी 0 एज से प्लान में आप एंटर 0 एज के बंदे को भी दे सकते हैं। तो 0 एज का मतलब भी 0 एज नहीं होता, उसको भी हम 91 डेज मिनिमम मान के चलते हैं। यानी कि 91 डेज से पहले हम किसी को इंश्योरेंस नहीं देते, मतलब उसको पॉलिसी होल्डर जो इंश्योर्ड है पर्सन वो 91 डेज से छोटा नहीं हो सकता। अब देखो 91 डेज का रीज़न क्या हो सकता है। 91 डेज का देखो 91 डेज का रीज़न है क्योंकि इन्फेंट डेथ रेट जो होती है ना बहुत हाई होती है, और ये माना जाता है कि अगर कोई 91 डेज तक सर्वाइव कर चुका है तो जो इनिशियल हाई डेथ रेट वाला पीरियड था ना, हाई डेथ रेट वाला, वो बीत चुका है एंड वी कैन इंश्योर हिम और हर, जो भी है उसको हम दे सकते हैं। तो आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि जैसे ही किसी बच्चे का बर्थ होता है तो ये नहीं होता कि इधर बर्थ हुआ और 10 दिन के बाद जो है उसको लेके मॉम जो है उसकी मॉल में घूमने जा रही है, किटी पार्टी में बच्चे को लेके जा रही है, ऐसा नहीं। एक मिनिमम होता है कि जैसे घर वाले ही बोल के चलते हैं कि 40 डेज तक इसको घर से बाहर नहीं निकालना। उसका रीज़न यही होता है कि वो उस पीरियड में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, यानी कि उसकी जो ये होती है इम्यूनिटी होती है बहुत ही वीक होती है। सो इफ a person has already attained an age X, अगर एक बंदा है जिसकी ऑलरेडी एज X हो चुकी है, तो हम बात कर रहे हैं कि X एज का तो ऑलरेडी है, अब बची जिंदगी उसकी हम TX के बाद काउंट करेंगे। ठीक है, सो TX क्या हुआ, TX is the total lifetime after age X. TX is the total lifetime after age X. जैसे X का है और अगले ही पल मर जाए तो X के बाद उसकी एज 0 है, एंड टोटल लिमिटिंग एज अगर ओमेगा है, टोटल लिमिटिंग एज अगर ओमेगा है, ठीक है, जिसमें X तो ऑलरेडी जी चुका है, तो X के बाद उसकी बची हुई एज कितनी होगी, X के बाद उसकी बची हुई एज कितनी होगी, ओमेगा माइनस एक्स, यानी कि मैक्सिमम कह रहे हैं ओमेगा तक जी सकता है, तो x के बाद उसकी बची हुई एज कितनी होगी, ओमेगा माइनस एक्स, यानी TX की वैल्यू 0 से ओमेगा माइनस एक्स हो सकती है। ठीक है, कई लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या हम सीधा ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू x से लेकर ओमेगा तक हो सकती है, नहीं, x से ओमेगा तक नहीं, हम कह रहे हैं X एज के बाद कितना पीरियड है जिसमें कि वो मर सकता है। अब ये थोड़ी है कि T30 है, मान लो ओमेगा 100 हुआ करता था, तो T30 की वैल्यू 30 से 100 है, जब मैक्सिमम 100 है तो 30 के बाद उसकी एज 100 कैसे और हो सकती है, और 30 के बाद मिनिमम 30 का मतलब है जैसे 30 साल का बंदा पॉलिसी लेगा तो अगले 30 साल तक मर ही नहीं सकता। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 30 की एज पे उसने पॉलिसी ली है और मैक्सिमम एज 100 तक हो सकती है, तो अब उसके पास जीने के लिए 0 से लेकर 70 ईयर्स हैं, 30 के बाद की एज, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट किस चीज़ में है, X एज के बाद की एज में, कोई भी पीछे जाके नहीं मरता है। सो TX की वैल्यू जैसे मैंने कहा कि TX की वैल्यू 0 से ओमेगा माइनस एक्स हो सकती है, तो ओमेगा माइनस एक्स क्या है, क्या ये एज है, नहीं, ये X के एज के बाद की बची हुई एज है, ये एज नहीं है, ये X एज के बाद की बची हुई एज है। ठीक है, सो TX भी क्या हो गया, TX is a random variable, TX is a random variable
which is continuously distributed in, मैंने अभी बताया कहां से कहां तक, 0 से ओमेगा माइनस एक्स तक, वेयर ओमेगा इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। ठीक है, चलिए जैसे फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हाँ, आप ये कह रहे हो नहीं समझ आई बात कि 0 से 70 क्यों है। ठीक है, मतलब x से ओमेगा क्यों नहीं है, इसको जरा एक बार दोबारा समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि x से ओमेगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर x की एज में पॉलिसी लिए तो x एज तो मिनिमम और जिएगा ही जिएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि इंश्योरेंस लेते इस बात की गारंटी होती है कि इतने साल तो कम से कम आप जियोगे, फिर तो हर कोई इंश्योरेंस ले देता। यहाँ पर क्या है, हम x एज के बाद की उसकी बची हुई एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, x एज के बाद की हम उसकी बची हुई एज की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो टोटल लाइफ टाइम मैंने भी बताया आपको 100 साल की है, टोटल लाइफ टाइम 100 साल की है, और अगर वो 40 की एज पे इंश्योरेंस ले रहा है तो उसकी बची हुई लाइफ क्या होगी, मैक्सिमम 60 साल हो सकती है। मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। कल पॉलिसी ली, आज निकल लिया। ठीक है, कल पॉलिसी ली और आज एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। सो 0 से लेकर 60 के बीच में कभी भी हो सकता है। 60 के बियॉन्ड जा नहीं सकता क्योंकि हमने अपर लिमिट 100 मानी हुई है। वैसे यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है 100 का, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अदरवाइज क्या है, ओमेगा अगर मैक्सिमम एज है तो जैसे 60 कहाँ से आया, 100 मैक्सिमम एज थी और 40 वो ऑलरेडी जी चुका था, तो एक तरह से ओमेगा माइनस एक्स हमारी बची हुई एज हो गई। ठीक है, इसलिए अपर लिमिट लेस जितनी जी चुका है। ठीक है, तो टीएक्स की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम, अपर लिमिट जितनी होती है न्यूबॉर्न के लिए उसमें से जितनी वो जी चुका है, क्योंकि जो वो जी चुका है दोबारा तो नहीं जी सकता। ठीक है ना, जितनी वो जी चुका है दोबारा तो वो नहीं जी सकता। ठीक है ना, मतलब आपने वो सुना होगा आई थिंक कि राजेश खन्ना ने एक गाना था, उसका बहुत अच्छा गाना था किशोर कुमार की आवाज़ में, कि जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। इसका मतलब सीधा सा है कि जितनी एज आप जी चुके हैं वो दोबारा नहीं होगी। ठीक है, हर कोई चाहता है मैं दोबारा से बचपन को जीना चाहता हूँ, मैं ये अपना टाइम दोबारा जीना चाहता हूँ, कभी नहीं होता। जो एज आप जी चुके हैं, फिलॉसफी की बातें जितनी मर्जी कर लो, प्रैक्टिकली तो जो जी चुके हैं वो दोबारा आप नहीं जी पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में फिलॉसफी नहीं आती है। ठीक है, ये फिलॉसफी का एग्जाम नहीं है। सो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे टी एक्स मैंने बोला रैंडम वेरिएबल है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ टी एक्स अगर मैं कहूँ तो क्या होगा, टी एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको हम एफ एक्स टी से डिनोट करते हैं, वेयर एक्स डिनोट्स कि किस एज पे एक तरह से मैंने उसको पॉलिसी दी है। तो ये क्या होगा, ये होगा टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी, टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी। अगर मान लो मैं F3020 लिखता हूँ, जिसका मतलब नोटेशन वाइज T30 इज लेस देन इक्वल टू 20 होगा, तो इसको मैं कहूँगा कि एक 30 साल वाले की एज 20 से कम है। नहीं, एक 30 साल वाला अगले 20 साल के अंदर ही मर जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि एक 30 ईयर का बंदा अगले 20 ईयर के अंदर मर जाए। सो F3020 क्या हुआ, इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एज 30 डाइज विद इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, अ पर्सन एज 30 डाइज विद इन नेक्स्ट 20 ईयर्स और अप टू एज 50 उसकी डेथ हो जानी चाहिए, और अप टू एज 50 उसकी डेथ हो जानी चाहिए। अगर मैं इसका सर्वाइवल फंक्शन की बात करूं, ठीक है, इसके अगर मैं सर्वाइवल फंक्शन की बात करूं तो सर्वाइवल फंक्शन को हम SXT से डिनोट करते हैं, विच इज TX इज मोर देन T, विच इज TX इज मोर देन T। सो अगर मैं S3020 कहूँगा, अगर मैं S3020 कहूँगा, सो टोटल लाइफ आफ्टर एज 30 is 20. It is the probability that a person aged 30 is alive at age 50, क्योंकि 30 वाले की एज अगर 20 से ज़्यादा है तो 50 पे जिंदा होगा, और dies after age 50
क्योंकि अगर 50 पे जिंदा है तो 50 के बाद तो कभी ना कभी मर ही जाएगा। और इज अलाइव फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, यानी कि अगले 20 साल तक जिंदा रहे, उसके बाद जब मर्जी मरता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि एक 30 साल का बंदा अगले 20 साल तक जिंदा रहना चाहिए। ठीक है। सिमिलर केस fxt और sxt में भी होता है। fxt और sxt मिलाकर 1 के बराबर होते हैं, यानी या तो x एज का बंदा t के अंदर अंदर मर जाएगा या x एज का बंदा t तक जिंदा रहेगा। दोनों के अलावा तीसरी कोई ऑप्शन हो नहीं सकती, तो दोनों का सम मिला के 1 के बराबर, यानी कि मरना एंड जीना आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। यानी ए अगर मरने की बात करूं, बी अगर जीने की बात करूं, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 है। एक टाइम पे आदमी मरा हुआ और जिंदा नहीं हो सकता। सर्वाइवल में ना एक मल्टीप्लिकेटिव रूल चलता है। सर्वाइवल में एक मल्टीप्लिकेटिव रूल चलता है। वो क्या होता है? अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक न्यूबॉर्न एक्स तक जिंदा रहे। ठीक है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? sx होगी। अगर मैं कहूं कि एक्स एज का पर्सन x प्लस टी तक जिंदा रहे, एक्स एज का पर्सन x प्लस टी तक जिंदा रहे, तो t ईयर्स के लिए जिंदा रहा हो। ठीक है। तो मैं इसको sxt से डिनोट करता हूं। ठीक है। sxt से डिनोट करता हूं। अब देखो, 0 वाला जिया x तक, 0 वाला जिया x तक, और x वाला जिया कब तक? x प्लस टी तक। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 0 वाला कहां तक जिया, दोनों को मर्ज कर दें। 0 वाला जिया x प्लस टी तक, यानी कि sx प्लस टी। जब मैंने नीचे कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो अगर x वाला x प्लस टी तक जिंदा रहा तो x पे थोड़ी पैदा हुआ था। ठीक है ना। x वाला अगर x प्लस टी तक जिंदा रहा है तो x पे थोड़ी पैदा हुआ था, क्योंकि पैदा तो हर कोई कहां होता है? हर कोई 0 पर ही होता है। यानी कि पहले x तक जिंदा रहे, फिर x वाला नेक्स्ट t ईयर जिंदा रहे, तो हम मान लेंगे कि वो न्यूबॉर्न x प्लस टी की एज तक जिंदा रहा है। 0 वाला x तक जिंदा रहे, फिर x वाला नेक्स्ट t ईयर तक जिंदा रहे, तो हम मान लेंगे कि जो न्यूबॉर्न है वो x प्लस टी तक जिंदा रहा है। ठीक है। न्यूबॉर्न x तक, x वाला x प्लस टी तक, इट इज सेम एज कि न्यूबॉर्न x प्लस टी तक। अब मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी में एंड की बात करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं इन वर्ड्स बोलूं तो ये थोड़ी बोलूंगा कि 0 वाला x तक मर जाए और x वाला x प्लस टी तक मर जाए, 0 वाला x तक जिंदा रहे या x वाला x प्लस टी तक जिंदा रहे, तो हम मान लेंगे कि 0 वाला x प्लस टी तक जिंदा रहे। नहीं, 0 वाला पहले x तक जिंदा रहे एंड x वाला x प्लस टी तक जिंदा रहे, तो हम मान लेंगे कि एक न्यू बॉर्न जो है वो x प्लस टी तक जिंदा रहा है, क्योंकि यहां पर और नहीं कर रहे कि इस पीरियड में जिए या इस पीरियड में जिए। अगर मैं ऐड करता तो इसका मतलब क्या होता कि 0 वाला x तक रहे या x वाला x से लेकर x प्लस टी तक रहे, इसका हमें नहीं निकालना है। अगर मैं कहूं कि मुझे sxt की वैल्यू चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा? मैं sx प्लस टी को sx से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। sxt को sx से, sx प्लस टी को sx से डिवाइड कर दूंगा। पर अगर मैं fx इंटू fxt की बात करूं, अगर मैं fx इंटू fxt की बात करूं, ठीक है, और ये कह दूं कि ये fx प्लस टी के बराबर होगा, तो क्या ये सही होगा? मतलब इक्वालिटी अगर मैं लगाऊं और कहूं कि क्या ये इक्वल होगा, ठीक होगा? नहीं, क्योंकि यहां हम क्या कह रहे हैं? यहां हम कह रहे हैं कि या तो न्यूबॉर्न, पहले न्यूबॉर्न x तक मर जाए, फिर x का होके x प्लस टी तक फिर से मर जाए। ठीक है, तो हम पक्का मान लेंगे कि वो मर गया है x प्लस टी तक। इट डजंट मेक एनी सेंस। ये इक्वल नहीं होता। अगर मुझे fxt चाहिए होगा, अगर मुझे fxt चाहिए होगा तो मुझे fxt निकालने के लिए 1 माइनस sxt करना होगा। एंड 1 माइनस sxt का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस sxt का मतलब क्या हुआ?
1 माइनस एस एक्स टी इज 1 माइनस एस एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एस एक्स। अगर मैं इसको लिखूं एस एक्स माइनस एस एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एस एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको जनरल रीजनिंग से समझूं तो देखो एस एक्स, जो लोग x पे जिंदा हैं, इसकी प्रॉपर्टी, उसमें से x प्लस टी तक ऑब्वियस ही बात है कि कम ही हुए होंगे, ठीक है ना। x पहले एज आ रही है, x प्लस टी एज बाद में आ रही है, तो x पे जितने लोग सर्वाइव कर रहे थे और x प्लस टी पे ऑब्वियस है उससे कम ही होंगे, क्योंकि कुछ लोग x से लेकर x प्लस टी के बीच में मर जाएंगे। तो दोनों की जो डिफरेंस है वो क्या है, जो लोग x से लेकर x प्लस टी के बीच में मरे हैं, ठीक है। बट कंडीशनल किस बात पे है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना कि x एज के बंदे को x प्लस टी तक मरना है। तो हमने कहा जो लोग x से लेकर x प्लस टी तक मर रहे हैं वो हमने काउंट कर लिया, एक तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, डिवाइडेड बाय जो लोग कंडीशनल इस बात पे हैं कि x की एज पे अलाइव थे, ठीक है। सो ये हमारा एफ एक्स टी निकालने का तरीका हो गया। अब मान लो मैं आपको जो सिमिलर हमारा पहले वाला एग्जाम्पल चल रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाय 120 रेज़ टू पावर 1/6 था, ठीक है। हम चाहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन एज्ड 40 डाइज अप टू 60, 40 वाला विद इन 60 की एज तक कभी भी मर जाए, मुझे नहीं पता कब मरेगा वो, 60 की एज तक मर जाए। सो मैं चाहता हूं 40 वाला अगले 20 साल में मर जाए, 40 वाला अगले 20 साल में मर जाए। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एस 40 20, दिस इज एस 60 अपॉन एस 40, और अगर हम चाहें वी कैन राइट एस 40 माइनस एस 60 डिवाइडेड बाय एस 40। अगर आप और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, एस 40 को लिख सकते हैं 1 माइनस एफ 40, 1 माइनस एफ 60 डिवाइडेड बाय एस 40। So this is nothing but f60 minus f40 divided by s40। अगर इसको रीजनिंग से समझें तो क्या मतलब है, 60 साल तक मरने की प्रोबेबिलिटी में से 40 तक की मरने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, इसका मतलब वो लोग हैं जो 40 से 60 के बीच में मरे हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो 40 की एज पे अलाइव थे, ठीक है। सो f40 20 अगर निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब जो हमारे पास एफ टी का एक्सप्रेशन दिया है उसमें टी की जगह 60 डाल दो, टी की जगह 40 डाल दो, और f40 जब निकल आएगा तो 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा s40 निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमसे ये कहा जाए राइट द एक्सप्रेशन फॉर एस एक्स टी का एक्सप्रेशन लिख के बताओ। देखो एस एक्स टी क्या होगा, एस एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एस एक्स होगा, ठीक है, एस एक्स प्लस टी डिवाइड बाय एस एक्स होगा, विच इज नथिंग बट 1 माइनस एफ एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एफ एक्स होगा, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको दिया था उसमें x की जगह डालना है x प्लस टी, फिर t की जगह पर x डालना है, यानी एफ एक्स आपका निकल आएगा 1 माइनस टी बाय 120 रेज़ टू पावर 1/6, यहाँ टी की जगह x ले लेते हैं, एंड एफ एक्स प्लस टी क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस टी इज टी की जगह पर x प्लस टी डिवाइड बाय 120 रेज़ टू पावर 1/6। दोनों को आपस में डिवाइड करना है, जो सिंप्लीफाई हो सके कर लेना है, तो ये आपकी एस एक्स टी का एक्सप्रेशन निकल आएगा, ठीक है जी, हो जाएगा। तो मैंने आपको एफ टी बताया, मैंने आपको एस टी बताया, मैंने आपको एफ एक्स टी बताया, मैंने आपको एस एक्स टी बताया, और अगर अब मैं ये कह दूं कि इनमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता, मन ही मन मैं समझ सकता हूं आप क्या बोल रहे होगे, ठीक है, बट नहीं, हमें बेसिक समझने के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी जरूरी थी। यूज़ होगा ये, ठीक है, डायरेक्टली इसका आपको एफ टी एस टी का एक्सप्रेशन नहीं दिया जाएगा, बट कॉन्सेप्ट सारे के सारे यही इस्तेमाल होंगे। तो अब हम जो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहते हैं,
हमारी उसकी एक्चुरियल नोटेशन होती है, उसके लिए स्पेसिफिक नोटेशंस हैं। वो क्या है? देखो, नॉर्मली आपने बाइनोमियल में सुना होगा, P हम सक्सेस के लिए यूज करते थे, Q हम फेलियर के यूज करते थे। तो नॉर्मली हम जिंदा रहने को P, ठीक है, अलाइव को हम P और डेथ को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कि P को सक्सेस, Q को फेलियर किया जाता है। हाँ, अगर आप ये बात करो कि नहीं, हम तो कुछ लोगों के लिए, अगर मान लो कोई आदमी सुसाइड करने के लिए निकला हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए सक्सेस क्या होगी? उसके लिए सक्सेस होगी कि अगर वो मर जाए तो, ठीक है, और अगर वो बच जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फेलियर है उसका, ठीक है। तो हम सक्सेस फेलियर के सेंस में बात नहीं कर रहे, तो इसलिए ना ही हम उस इरेशनल सुसाइड करने वाले आदमी की बात कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जिंदा रहने को हम P और मरने को हम Q से डिनोट करेंगे। अब देखो, बाइनोमियल में तो P एंड Q म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुआ करते थे। यहां पर P एंड Q म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, ठीक है, कि वो तो सिर्फ बातें ही होती हैं कि लोग बोलते हैं ना, ब्रेकअप के बाद तो जीते जी मर गया, या ब्रेकअप के बाद तो मर मर के जी रहा है। तो ये सिर्फ बातें हैं, या तो वो जिंदा रहेगा या मरेगा, P और Q का सम मिला के 1 के बराबर ही होगा हमेशा, ठीक है। अब देखो, बाइनोमियल में क्या होता था कि P एंड Q हर ट्रायल पर सेम ही रहते थे। P एंड Q हर ट्रायल पर सेम ही रहते थे, मतलब कि आपने कॉइन को एक बार टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आपने 2 बार टॉस किया, दूसरी बार भी हेड आने की 1/2 है। तीसरी बार टॉस किया, तीसरी बार भी 1/2 है। तीनों पे लगातार आने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, बट हर ट्रायल पर जो सक्सेस और फेलियर है, अगर हेड को आप सक्सेस मान रहे हो तो सेम है। डाइज में हर बार नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी, चाहे आप 50 बार टॉस करो, चाहे 1000 बार टॉस कर लो, ठीक है। सो P एंड Q हर ट्रायल पर सेम ही रहते थे, पर यहाँ पर हम ना जिंदा रहने और मरने के लिए हमने जस्ट इनको नोटेशन लिया है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हर एज पर मरने की और जीने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ 2 लोग हैं जिनकी एज सेम है, एक A है एक B है, दोनों की एज सेम है। एक A है एक B है, दोनों की एज सेम है। मैं चाहता हूँ ये 20 वाला ना 1 साल जिंदा रहे, दूसरे का मैं चाहता हूँ 20 वाला 60 साल तक जिंदा रहे। यानी यहाँ पर मैं 20 वाले को 1 साल जिंदा रखना चाहता हूँ, सपोज ये इसका आंसर X है। यहाँ पर मैं 20 वाले को अगले 40 साल जिंदा रखना चाहता हूँ, सपोज इसका आंसर Y है, ठीक है। तो X बड़ा होगा या Y? अगर मैं एक को X मान रहा हूँ, एक को Y मान रहा हूँ, तो X बड़ा होगा या Y? तो X की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 साल में जितने मरने के मौके आने हैं, 40 साल में उसके मरने के मौके उसके 40 टाइम्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। सो X जो होगा Y से ग्रेटर होगा। यानी कि अगर एज सेम है तो टेन्योर डिफरेंट होने पर प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं कहूं, देखो S21 प्रोबेबिलिटी है तो 1 से छोटी होगी। अब S2040 यानी कि 20 साल वाले को 40 साल तक अगर मुझे जिंदा रखना है, अगर 20 साल वाले को मुझे 40 साल तक जिंदा रखना है, तो मैं इसको कह सकता हूं किश्तों में जी ले, ठीक है। किश्तों में जी ले मतलब पहले मैं बात करूंगा जी 20 वाला 1 साल जिंदा रहे, फिर 21 का होके 1 साल और जिंदा रहे, फिर 22 का होके 1 साल और जिंदा रहे, और 39 का होके 1 साल और जिंदा रहे। तो S2040 को अगर मैं ब्रेक करने पे आऊं तो ऐसे कर सकता हूं। सो हर नंबर 1 से छोटा होगा, हर नंबर 1 से छोटा होगा, और 20 साल वाले को 40 साल जिंदा रहने के लिए ऐसे एक एक करके 40 बार जिंदा रहना होगा, और हर साल ये नंबर छोटा 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 और छोटा होता चला जाएगा। दैट इज वाई अगर मैंने इसको x माना था, इसको y माना था, तो x हमारा y से ग्रेटर था, ठीक है। यानी कि अगर करंट एज सेम भी है तो भी टेन्योर मैटर करता है, ठीक है। करंट एज अगर सेम है तो भी टेन्योर जो है वो मैटर करता है। अब मान लो टेन्योर सेम है, मान लो टेन्योर सेम है, वहां एज सेम थी,
मान लो टेन्योर सेम है। अगर टेन्योर सेम है, मैं चाहता हूं 20 वाला 1 साल जिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी S21 है, से दिस इज X। ठीक है, इसको मैंने A की बात की। एक दूसरा केस है B, टेन्योर सेम है, एज डिफरेंट है। सपोज मैं चाहता हूं 80 साल का या 60 साल का, से 80 साल का बंदा 1 साल और जिंदा रहे, तो मैं कहूंगा S81, जो कि Y के बराबर होगा। ठीक है, अब 20 वाले की 1 साल जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 80 का होते होते मरने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। ठीक है, यानी कि इस सिचुएशन में भी X जो होगा वो Y से ग्रेटर होगा। सो जब भी हम सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो करंट एज भी मैटर करती है और उसका टेन्योर भी मैटर करता है। करंट एज भी मैटर करती है और कितने टर्म की हम बात कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। यानी कि अगर हम करंट एज को x मान लें, करंट एज को x मान लें और टेन्योर को t मान लें, ठीक है, टेन्योर को मैं t मान लूं, तो जैसे जैसे x या t वेरी करेंगे वैसे वैसे सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब प्रोबेबिलिटीज में नोटेशंस क्या होती हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ बताया कि होता क्या है। अब देखो, मान लो मैं कहता हूं एक करंट एज है x, करंट एज है x की एज पे कोई जिंदा था, x की एज पे जिंदा था। मैं कह रहा हूं कि वो x प्लस t की एज पे भी जिंदा है, अच्छा वाला चंगा वाला खड़ा है आदमी। इसको मैं TPX से डिनोट करूंगा, इसको मैं TPX से डिनोट करूंगा। TPX का मतलब x, अच्छा t और x दोनों सबस्क्रिप्ट में है, t और x दोनों के दोनों सबस्क्रिप्ट में है। p बताता है प्रोबेबिलिटी को, x बताता है उसकी करंट एज को, t बताता है टेन्योर को। अगर मैं चाहूं कि x एज का पर्सन x प्लस 1 तक जिंदा रहे तो मैं इसको 1px कहूंगा। 1px को ना हम सिर्फ px भी कह देते हैं, 1px को हम सिर्फ px से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मान लो मैं कहूं कि मैं चाहता हूं जी 40 साल वाला 45 की एज तक जिंदा रहे, तो मैं इसको 5p40 से डिनोट करूंगा। ठीक है, ये हो गई नोटेशंस फॉर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज, नोटेशंस फॉर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज। अब मरने की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूं x की एज पे जिंदा था, x की एज पे जिंदा था, x प्लस t का होके, ये कट नहीं गया आधा नीचे से, फोटो में इतना ही आ रहा है। ठीक है जी, ये फोटो में हार चढ़ गया है उसकी। सो x की एज पे जिंदा था बट x प्लस t पे वो जिंदा नहीं है। ठीक है, सो इसको मैं कहूंगा TQX। मुझे नहीं पता वो कब मरा है, x पे जिंदा था, x प्लस t पे मर चुका है, यानी x से लेकर x प्लस t के बीच में कभी मर सकता है वो। अब मान लो x एज पे था, x प्लस 1 पे नहीं है, तो मैं इसको 1QX या सिर्फ QX से डिनोट करूंगा, 1QX या सिर्फ QX से डिनोट करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि 40 साल का बंदा 45 का होने से पहले पहले मर जाए, कब मरे मुझे नहीं मतलब, तो मैं इसको 5Q40 से डिनोट करूंगा, इसको मैं 5Q40 से डिनोट करूंगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं अब इन दोनों को मर्ज कर देता हूं चीजों को, अगर मैं कहूं कि 40 वाला 45 से 48 के बीच में मर जाए, 40 साल का बंदा 45 और 48 के बीच में मर जाए, तो मैं क्या कहूंगा, 40 वाला पहले 5 साल रह ले जिंदा, एंड और नहीं, एंड 45 का हो के अगले 3 साल में उसकी डेथ हो जानी चाहिए, 45 का हो के अगले 3 साल में उसकी डेथ हो जानी चाहिए। इसको अगर आप अपने वो जो फंक्शंस थे उनकी फॉर्म में लिखते तो हम कहते 40 वाला 5 साल जिंदा रहे
और फिर 45 का होके अगले 3 साल में उसकी डेथ हो जाए। बट हमें ये ऐसी नोटेशंस नहीं चाहिए, हमारे नोटेशंस ये वाली ही चलेंगी। ठीक है, चलो अब ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली जाएं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, मान लो मैं ये कहता हूं, ऐसे मैंने रैंडमली ले लिया, 40 की एज पे मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग देखे, 87548 लोग थे। 40 की एज पे मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को काउंट किया, ठीक है, जिनको मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूं, 87548 थे। 45 तक आते आते उनमें से 87324 लोग बचे हैं। तो अगर मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं कि 40 वाला 5 साल तक जिंदा रहे, तो मेरे लिए फेवरेबल क्या है, जो बचे डिवाइडेड बाय टोटल क्या था, जितनों को मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ऑब्जर्व ग्रुप में 40 साल के बंदे के 5 साल तक जिंदा रहने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 40 साल के बंदे के 5 साल जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अगर मैं इसको L40 कह दूं, सपोज मैं इसको L40 से डिनोट कर दूं, इसको मैं L45 से डिनोट कर दूं, तो मेरे लिए 5P40 क्या हो गया, मेरे लिए 5P40 हो गया L45 डिवाइडेड बाय L40। मेरे लिए ये हो गया L45 डिवाइडेड बाय L40। सो अगर मैं इन जनरल बात करूं कि x की एज पे सपोज LX लोग हैं और x प्लस टी की एज पे LX प्लस टी लोग हैं। ठीक है, तो TPX क्या होगा, TPX होगा LX प्लस टी डिवाइडेड बाय LX। ठीक है, अगर मैं TQX निकालना चाहूं तो 1 माइनस TPX होगा। ठीक है, विच इज 1 माइनस LX प्लस टी डिवाइडेड बाय LX हो जाएगा। ठीक है, या इसको अगर आप LCM ले लें तो आप LX माइनस LX प्लस टी डिवाइडेड बाय LX भी कह सकते हैं, LX माइनस LX प्लस टी अपॉन LX भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे वैल्यूज सारी दे दी जाएं, सपोज सारी वैल्यूज मेरे पास L की अवेलेबल हैं, तो मैं बोलूं जी 40 साल वाला 45 से 48 के बीच में मरे, तो इसका मतलब 5P40 इंटू 3Q45, 5P40, 1 माइनस 3P45 विच इज 5P40, 1 माइनस L48 डिवाइडेड बाय, चलो सबको इकट्ठा ही लिख लेते हैं, विच इज L45 डिवाइडेड बाय L40, 1 माइनस L48 डिवाइडेड बाय L45। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो L45 माइनस L48 डिवाइड बाय L40। ठीक है, अगर आपको याद हो जो मैंने बताया था अभी कि L45 बाय L40 क्या है, इसको मैं 5P40 कह सकता हूँ, माइनस 8P40 कह सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ ना कि 40 साल का बंदा 45 और 48 के बीच में मरे, तो मैं कहूँगा जी 40 वाला 5 तक मर जाए, उसमें से 40 वाले के 8 तक मरने की अगर मैं प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूँ, देखो 5 तक मरने वाले की प्रोबेबिलिटी, 5 तक जिंदा रहने वाले की ये है, 40 वाला 5 तक जिंदा रहे, उसमें से मैं 40 वाले के 8 तक के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 45 और 48 के बीच में मर गया होगा ना। दोबारा सुनो, अगर मैं चाहता हूं 40 वाला 5 तक जिंदा रहे, ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें से 40 वाले के 8 तक के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, तो इसका मतलब वो लोग की प्रोबेबिलिटी है जो 40 के बाद 45 तक तो जिंदा थे बट 48 तक मर चुके थे। और अगर आपको याद हो तो एक तरह से ये क्या है, L45 माइनस L48 क्या है, जो लोग 45 से 48 के बीच में मरे सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो 40 की एज पे जिंदा थे, वो 40 की एज पे जिंदा थे। ठीक है, इसको ना हम अगर चाहें तो जैसे अगर इसको मैं Q की फॉर्म में लिख दूं तो 1 माइनस 5Q40 माइनस 1 माइनस 8Q40, तो मैं इसको 8Q40 माइनस में 5Q40 भी कह सकता हूँ। ठीक है,
8 क्यू 40 माइनस 5 क्यू 40, या 40 वाला 8 तक मर जाए, माइनस में 40 वाला 5 तक मर जाए। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, अगर मैं जनरल रीजनिंग से देखूं तो इसका मतलब क्या बनता है, 40 वाले के 8 तक मरने की प्रोबेबिलिटी में से हमने 40 वाले के 5 तक के मरने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया। तो इसका मतलब 40 वाले जो है वो, अब जो प्रोबेबिलिटी बची है वो किस चीज़ की बची है, 45 से 48 के बीच में मरने की प्रोबेबिलिटी बची है उसकी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, सारी बातें हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो हम LX की बात कर रहे थे, ये LX है क्या? ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज LX। तो LX जो है, यहां हम बात करते हैं कि LX इज द लाइफ टेबल फंक्शन। LX को हम कहते हैं लाइफ टेबल फंक्शन। इट represents the expected number of lives who are alive at age X. It represents the expected, ध्यान रहे, it represents the expected number of lives alive at age X. ठीक है, यहां मैंने expected वर्ड यूज किया। यहां expected का मतलब है एक एवरेज। जैसे मान लो मैंने L40 की वैल्यू अपने एग्जाम्पल में 83752 ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में 40 साल के वाले सिर्फ इतने ही लोग अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 40 साल वाले सिर्फ इतने ही लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मैंने जितने भी पैदा हुए थे, मैंने उसमें से ना 1 लाख लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, या सारे थे बट मैंने जो टेबल बनाई उसमें मैंने लिया 0 एज के 1 लाख लोग, यानी पूरे ग्रुप में से एक मैंने, जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज L0 की वैल्यू 1 लाख है, L1 99 से 584 है, L2 99536 है, कुछ भी ऐसे लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में 1 लाख लोग ही पैदा हुए थे। हो सकता है कि हमने जो है पर लाख के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसमें पर लाख पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, जब आप 12th के मार्क्स की बात करते हो, आप कहते हो जी मेरे 95% मार्क्स हैं। ठीक है, मेरे 95% मार्क्स हैं, या मेरे 95.25% मार्क्स हैं। तो इसका मतलब आपका एवरेज 100 में से 95 मार्क्स है। तो यहाँ पर लाख पर 1 साल बाद एवरेज इतने लोग बच जाते हैं पर लाख पर, यानी पूरी पॉपुलेशन में सपोज 80 लाख 780, मतलब कुछ भी हैं लोग इस एज ग्रुप के या पैदा होने वाले इतने लोग थे। हमने देखा कि पर 100 के ऊपर या पर लाख पे 1 साल बाद इतने लोग बच जाते हैं। तो अगर मान लो कभी टेबल में आपको, कई बार ऐसा होता है ना, टेबल में आपको नंबर जो है L1 का नंबर सपोज डेसिमल में दिया होता, 7254, आप क्या मतलब निकालोगे इसका? आप कहोगे कि ये अधूरा आदमी कहां से आया। ठीक है, यानी जो 1/4 तो मर चुका है। ठीक, मतलब अधमरा हो चुका है, कोई वर्ड नहीं होता जी, अधमरा हो चुका है, या तो कोई मरा होगा या जिया होगा, जिंदा होगा। यहां पर हम बोल रहे हैं जी बस 1/4 मर चुका है ये आदमी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर आपके, हम ये बोलते हैं आपकी एवरेज अगर 95.25 थी, ठीक है, मार्क्स तो सब के अंदर आपके क्या थे, मार्क्स तो सब में आपके होल नंबर में थे, बट एवरेज निकालते टाइम आपकी 0.25 आ गई। ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको 4 से डिवाइड किया था। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि पूरे बड़े सैंपल में, पूरे बड़े में हमने जब पर लाख की कैलकुलेशन जैसे यूनिटरी मेथड में हम करते हैं, तो हमारा पर लाख पे इतने लोग, सपोज लाख नहीं थे, ठीक है, 1 लाख नहीं थे, इतने लोग थे, तो 1 लाख में से हमने बोला जी इसको मैं हटा देता हूं, तो सब में से मिला के इतने बचे। ठीक है, यानी कि टोटल सपोज 3 3 6 3 9, तो यहां पर हमने बोला जी 1 बिलियन लोग थे। ठीक है, 1 बिलियन लोग थे, उसमें से अगले साल इतने बचे हैं। तो इसका मतलब पर लाख पे अगर हम बात करें तो डेसिमल में आ जाएगा ना। ठीक है, हमें ये टेबल बनानी नहीं है। एग्जाम में हमें एक एक्चुअल फार्मूला टेबल दी होती है
जैसे अगर आप देखें एक्चुअल टेबल में, जैसे एक ये टेबल है ELT15, तो ऐसे बहुत सारी टेबल्स होती हैं जो आपको एग्जाम में बोला हो सकता है। उनमें से जैसे एक है AM92, ठीक है, एश्योर्ड मोर्टेलिटी टेबल ऑन द बेसिस ऑफ 92 डेटा। तो हमें नहीं मतलब कि उन्होंने टेबल कैसे बनाई, हमें तो सीधा वैसे प्रैक्टिकली तो टाइम टू टाइम टेबल्स चेंज होती रहती हैं, बट अगर ये टेबल हम बार बार हर साल चेंज करते रहें और नई टेबल लेते रहें तो जो पास एग्जाम के सॉल्यूशंस हैं ना उनमें गड़बड़ हो जाएगी, हर बार उनको नए तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सो AM92 जो है आपकी, ये 17 एज ऑनवर्ड्स दी होती है। अभी मैंने आपको जैसे टेबल दिखाई ELT15, इसमें अगर आप देखो तो ELT15 में ये मेल्स का था, ये टेबल मेल्स का टेबल था। तो ELT15 में एक मेल्स का होता है और एक फीमेल्स का भी होता है, ठीक है। ये एज 0 ऑनवर्ड्स होती है, ये एज 0 ऑनवर्ड्स होती है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है इसमें और टेबल एक आती है, दैट इज PMA 92C20। ये M मेल के लिए है, PFA लेंगे तो वो फीमेल के लिए हो जाएगी। ये बेसिकली पेंशनर्स की टेबल है, ये बेसिकली पेंशनर्स की टेबल है और ये एज 50 ऑनवर्ड्स दी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ अ डिफरेंट मोर्टेलिटी टेबल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। AM92 हमने नहीं ली, ELT15 जनरल पॉपुलेशन के लिए हमने मेल्स की अलग ली, फीमेल्स की अलग ली। पेंशनर्स के लिए भी हमने मेल्स की टेबल अलग ली, फीमेल्स की अलग ली। वाई देयर इज अ नीड ऑफ सेपरेट टेबल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। चलो जनरल रीजनिंग की बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है। पहला रीजन, फीमेल की मोर्टेलिटी कंपैरेटिवली लो होती है तो मेल की हाई होती है, ठीक है। इसी को बैलेंस करने के लिए ना, फीमेल की मोर्टेलिटी कंपैरेटिवली लो होती है और मेल की हाई होती है, इसी को बैलेंस करने के लिए इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो करवा चौथ के व्रत रखे जाते हैं, ठीक है। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं होता। बिकॉज फीमेल जो होती है ना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं। फीमेल जो होती हैं ज़्यादातर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट का मतलब मेल मोस्ट ऑफ द केसेस में घर से बाहर काम करते हैं, ठीक है। फीमेल्स अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक है, आप बोलोगे नहीं वर्किंग वुमन होती हैं, मतलब मैं कोई ऐसा वो नहीं बोल रहा कि मैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल जो होती हैं जैसे घर पे काम करती हैं, तो घर पे भी काम कोई कम नहीं होता, ठीक है, बाहर से भी ज़्यादा काम होते हैं, वो नहीं मैं बात कर रहा। बट यह है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं, डेंजरस एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार मोहल्ले में लाइट चली जाती है तो आपने देखा होगा खंबे पे एक आदमी चढ़ा हुआ है जो लाइट ठीक कर रहा है, देखा कभी वहाँ पे कि फीमेल चढ़ के खंबे पे लाइट ठीक कर रही हो, ठीक है। एंड कभी एनकाउंटर के अंदर बहुत कम आपने देखा होगा कि हाँ जी ये गैंगस्टर मारी गई, हमेशा गैंगस्टर मारा गया वर्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या हो गया कि वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कम रहती हैं, ठीक। बट जो मेन रीज़न मुझे लगता है ना, वो ये लगता है कि शॉपिंग करने से हार्ट अटैक नहीं आ सकता, हाँ बिल को देने से आ सकता है। तो इसकी वजह से भी मेल की मुझे लगता है मोर्टेलिटी हाई हो जाती है। और पुलिस में, आर्मी में फीमेल्स जो होती हैं फीमेल्स, बट जनरली क्या होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं। ऐसा नहीं था, फ्रंट पे लड़ने के लिए ना नॉर्मली फीमेल्स नहीं होती हैं, वो बैक जो ऑफिस है या उनका बैक एंड है वो संभाल रही होती हैं, ठीक। एंड ये आप अगर देखें तो इससे आपको और भी आइडिया हो जाएगा कि फिर जो मेल है उसकी मोर्टेलिटी हाई क्यों होती है। चलो अब इसके बेस पे अगर हमें क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं ये कहूं आपको कि AM92 टेबल को इस्तेमाल करते हुए मुझे 5P40 चाहिए, ये क्या होगा L45 डिवाइड बाय L40, ठीक है। मैं आपको
अगर AM92 टेबल दिखाऊं, दिस इज एश्योर्ड मोर्टेलिटी टेबल। इसमें दो तरह के हैं एल, एक आपको ये नजर आ रहा है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, ये वाले एल की बात कर रहे हैं। L45 ये रहा 98013123, L40 9856.2863। अगर ये दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दूँ, उनको आपस में डिवाइड करके वैल्यू लिख दूँ, तो मेरी 5P40 की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज़ मैं आपको कहूँ मुझे चाहिए 5Q50, तो Q निकालने के लिए पहले मुझे P की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो L5P50, L55/L50 आप चाहो तो कर सकते हो L50 माइनस L55 डिवाइड बाय L50। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास है, टेबल में से सीधा L50 में से L55 की वैल्यू को माइनस करो और उसको L50 से डिवाइड कर देना, सीधा इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, मान लो मैं कहूँ आपको जी ELT15 टेबल को इस्तेमाल करते हुए 10P5 की वैल्यू बताओ, तो ELT15 टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो ELT जैसे मैंने बताया था कि मेल्स के लिए किस एज से स्टार्ट हो जाती है, 0 एज से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, L5 ये रहा, L5 ये रहा, ठीक है, L0 मेरा ये रहा। सो L5 को L0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अब मान लो PFA, PMA किसी से भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी आती है तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको और एग्जांपल दे दूं जी, PMA92C20 से आपको 5Q55 की वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हैं। 10P58 की वैल्यू चाहिए, आप निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड की करंट एज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 50 से अबव होनी चाहिए। तो लाइफ टेबल चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कर्टेट लाइफ टाइम। कर्टेट लाइफ टाइम, कर्टेट लाइफ टाइम का जो मीनिंग होता है दैट इज नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। और ये जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स हैं एक न्यूबॉर्न के लिए भी हो सकते हैं और एक पर्सन जो ऑलरेडी एक्स की एज अटेन कर चुका है उसके लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन है जो 68.75 ईयर तक जी के मरा है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 68 ईयर एंड 9 मंथ के बाद उसकी डेथ हो गई है। तो ये बताओ वो कितने बर्थडे मना के मरा है। मैं सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कई लोग नहीं भी मनाते, तो कितने बर्थडे जी कर मरा है, कितने बर्थडे देख कर मरा है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसके 68 बर्थडे तो उसने देखे। ठीक है, 68.75, 68 बर्थडे देखे, 69 तक वो नहीं पहुंच पाया। पर अगर मैं इसकी लाइफ 50 के बाद काउंट कर रहा होता, अगर मैं इसकी लाइफ 50 के बाद काउंट कर रहा होता तो मैं कहता कि 50 के बाद इसकी लाइफ कितनी है, 18.75, क्योंकि 68.75 अगर टोटल है जिसमें से 50 वो ऑलरेडी जी चुका था जब हमने इसको काउंट करना शुरू किया, तो उसके बाद ये 18.75 ईयर जिया है। तो K50 क्या हो जाएगा, 50 के बाद कितने बर्थडे मनाए उसने, 18 बर्थडे उसने सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, अगर यही मैं उसकी 68 के बाद बात करूं, अगर मैं यही उसकी टोटल लाइफ आफ्टर 68 की बात करूं तो 68 के बाद तो सिर्फ 0.75 ही जिया और 68 पे हम मिले थे और 68 के बाद तो उसका कोई भी बर्थडे नहीं आया। ठीक है, तो एक तरह से आपने नोटिस किया कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कर्टेट लाइफ निकालने के लिए डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते जा रहे हैं। किसी का भी कर्टेट लाइफ निकालना है उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, हम डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो कर्टेट लाइफ इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टोटल लाइफ। आपने पढ़ा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है दैट इज अगर x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं
तो हम ये देखते हैं कि इस वैल्यू तक कितनी मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू आ चुकी है या कौन सी इंटीजर ये जो है फंक्शन अटेन कर चुका है। जैसे मान लो 2.1 है, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। अगर 2.99 है तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। नेगेटिव के लिए रूल अलग है, बट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव में होता है कि अगर -2.9 हो या -2.1 हो तो ये -3 रहता है, यानी कि उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। बिकॉज हम नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि यहां तक पहुंचने तक हम कौन सी इंटीग्रल वैल्यू अटेन कर चुके थे। ठीक है, हम नेगेटिव की डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज हमारे यहां पर जो t है वो क्या है, लाइफ टाइम है और वो नेगेटिव हो नहीं सकता। इसी तरह अगर मुझे kx निकालना है तो kx क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा tx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको ये तो क्लियर हो गया कि कर्टेड लाइफ इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ टोटल लाइफ। ठीक है, एंड हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एज की तो हो नहीं सकती, कोई रिवर्स में जाके कैसे जी सकता है। ठीक है, हाँ बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो जी नॉस्टैल्जिया जिसको बोलते हैं कि हाँ जी पास्ट में जीना, तो पास्ट में जीना मतलब पास्ट में जाके नहीं जी सकते, पास्ट को सोच सोच के जी रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम एक टाइमलाइन की बात करें, मैं पहले न्यूबॉर्न के लिए बात करता हूँ। 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। अगर 0 से लेकर 1 के बीच में वो मरा है, 0 से 1 के बीच में मरा है, तो उसकी जो टोटल लाइफ होगी वो 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, बट 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 1 होगा वो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि पहला बर्थडे तक तो पहुंच गया, बर्थडे से एक दिन पहले भी मर जाए ना तो हमें मतलब नहीं है, हम मानेंगे कि उसने बर्थडे नहीं मनाया है। ठीक है, तो बर्थडे ईव नाम की चीज यहाँ पर हम कुछ नहीं लेते कि बर्थडे ईव की पार्टी तो कर चुका था ना, बर्थडे ईव की पार्टी से मतलब नहीं है, बर्थडे से मतलब है हमें। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि उसकी कर्टेड लाइफ एक न्यू बॉर्न की क्या है, 0 है। अगर वो 1 से ज़्यादा बट 2 से कम जिया है तो हम कहेंगे उसकी कर्टेड लाइफ 1 है। अगर वो 2 से ज़्यादा बट 3 से कम जिया है तो हम कहेंगे उसकी कर्टेड लाइफ 2 है। ये बात हो गई किसकी, एक न्यू बॉर्न के बारे में बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, अब न्यू बॉर्न को छोड़ के अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एक एक्स एज के पर्सन की बात करूँ, मैं एक एक्स एज के पर्सन की बात करता हूँ, तो अगर वो x से लेकर x+1 के बीच में मर गया तो मैं क्या कहूँगा, उसकी टोटल लाइफ आफ्टर एज x जो है 0 से 1 के बीच में है। टोटल लाइफ आफ्टर एज x 0 से 1 के बीच में है, यानी कि उसकी कर्टेड लाइफ जो है वो क्या है, उसकी जो कर्टेड लाइफ आफ्टर एज x क्या है वो क्या है, 0 है, क्योंकि उसने बर्थडे एक भी सेलिब्रेट नहीं किया। x+1 से x+2 के बीच में मरता है, उसकी टोटल लाइफ चाहे उसकी टोटल लाइफ 1 से ज़्यादा 2 से कम, 1 से ज़्यादा 2 से कम, बट उसकी कर्टेड लाइफ जो है 1 कहलाएगी। इसी तरह x+2 से x+3 अगर होता, टोटल लाइफ उसकी 2 से ज़्यादा 3 से कम, बट उसकी कर्टेड लाइफ 2 कहलाएगी। एंड यही अगर मैं कहूँ कि वो x+k से x+k+1, मैं स्मॉल k लिख रहा हूँ, ये x+k से x+k+1 के बीच में मरता है, जिसमें कि उसकी टोटल लाइफ आफ्टर एज x किस के बीच में होगी, टोटल लाइफ आफ्टर एज x उसकी k से k+1 के बीच में होगी, तो उसकी कर्टेड लाइफ आफ्टर एज x में क्या मान के चलूंगा, k मान के चलूंगा। ये तो मालूम चल गया कि अगर टोटल लाइफ इस इंटरवल में है तो कर्टेड लाइफ क्या होगी, टोटल लाइफ इस इंटरवल में है तो कर्टेड लाइफ क्या होगी, इस तरह से। तो अगर मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, kx इज इक्वल टू 0, kx इज इक्वल टू 1, kx इज इक्वल टू 2 और kx इज इक्वल टू k, मुझे इनकी अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, देखो अगर कर्टेड लाइफ उसकी आफ्टर एज x 0 है, कर्टेड लाइफ आफ्टर एज x अगर उसकी 0 है, तो इसका मतलब x एज का पर्सन विद इन 1 ईयर मर गया होगा। तो
तो मैं सिंपली इसको क्या कह सकता हूं, एक्स एज का पर्सन विद इन 1 ईयर मर गया। यहां पर 1 साल कर्टेड लाइफ है, तो मतलब x+1 से x+2 के बीच में मरा, तो 1 साल तो जी लिया ना, एक्स एज के बाद 1 साल तो जी लिया। अब इसके बाद वो x+1 का होके विद इन 1 ईयर मर जाएगा। देखो ना, x+1 1 साल जी लिया, x+1 का होके विद इन 1 ईयर उसकी डेथ हो जानी चाहिए। इसी तरह अगर कर्टेड लाइफ 2 है तो 2px qx+2, अगर कर्टेड लाइफ k है तो k ईयर्स तक जी लिया और x+k का होके विद इन 1 ईयर उसकी डेथ हो जानी चाहिए। बताइए, क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको मैं नंबर्स में बात करूं, मैं कहता हूं K50 = 7, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, मतलब इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखो। तो इसका मतलब 50 एज का पर्सन 7 ईयर जी के अगले 1 साल में मर गया है, तो इसको मैं कहूँगा 7p50 × Q57। अगर मैं कहूँ आपको कि AM92 टेबल से मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए, तो क्या करूँगा, 7p50 को मैं L57 / L50 लिख लेता हूँ। Q57 वैसे अगर देखा जाए तो Q57 की वैल्यू AM92 टेबल के अंदर, जैसे L के कॉलम्स दे रखे हैं ना, Q के मैंने बताया था कि Q के आपको डायरेक्टली भी कॉलम्स दे रखे होते हैं। dx दिया है और बताएंगे dx क्या होता है। जैसे देखो ये qx ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर मान लो मुझे Q57 चाहिए हो तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ये वाली वैल्यू जो है ना Q की, ये वाली वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर मैं चाहूँ कि Q57 को 1 - P57 लिख के 1 - L58 / L57 लिख दूँ तो उससे भी चल जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप AM92 से अगर कोई भी कर्टेड लाइफ की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, कर्टेड लाइफ को हम ना डेफर्ड जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो, अगर कर्टेड लाइफ 0 है, कर्टेड लाइफ 0 का मतलब क्या होता है, QX। इसका मतलब ये पहले साल में ही मर गया है, तो कुछ भी ईयर तक इसने अपनी डेथ को डेफर नहीं किया, पहले साल में ही निकल लिया ये। अगर मैं kx = 1 लिखूं तो उसका मतलब क्या होगा, x एज का पर्सन 1 साल जिया और x+1 का होके मर गया, ये मतलब होगा। तो इसका मतलब 1 साल जिया है वो, 1 साल जीने का मतलब है 1 साल तक वो डेथ को डेफर कर रहा है, ठीक है। 1 साल तक वो मौत को धोखा दे रहा है, बट अगला साल नहीं दे पाया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल तक डेथ को डेफर करके, 1 साल तक डेफर के लिए साइन होता है, 1 साल तक डेथ को डेफर करके एक्स एज का पर्सन विद इन 1 ईयर मर गया। यहां पर कुछ लोगों को गलतफहमी ये होती है, वो कहते हैं सर x क्यों लिख रहे हो, x+1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मरा तो x+1 वाला है। आप ये देखो डेफर किसने किया है, डेफर एक्स एज के पर्सन ने किया है, तो इसलिए एक्स एज का पर्सन 1 साल तक डेथ को डेफर करके विद इन 1 ईयर मर गया, इसके लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये x+1 नहीं होगा। तो अगर kx = 2 हो, kx = 2 हो, नॉर्मली हम लिखते हैं 2px qx+1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 साल तक डेथ को डेफर करके एक्स एज का पर्सन विद इन 1 ईयर मर गया। अगर मैं kx = k लिखना चाहूँ, kx = k, तो नॉर्मली तो मैं लिखूंगा k ईयर्स तक डेथ को डेफर, k ईयर्स तक जी के x+k का होके विद इन 1 मर गया, या k ईयर्स तक डेथ को डेफर करके एक्स एज का पर्सन विद इन 1 ईयर मर गया, ठीक है। सो कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कर्टेड लाइफ को मैंने बोला डेफर्ड की टर्म में लिख सकते हैं, बट अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता ही ये है कि बताओ 50 एज का पर्सन 55 और 58 के बीच में मरे,
तो मैं इसको डेफर्ड की टर्म में क्या लिखूंगा, वैसे तो लिखूंगा 50 एज का पर्सन 5 साल जिए, 55 का होके विद इन 3 ईयर मर जाए, या मैं कहूंगा 5 साल तक डेथ को डेफर करके 50 एज का पर्सन अगले 3 साल में मर जाए। तो अगर मुझे क्वेश्चन में ये निकालना आता है तो अल्टीमेटली मैं उसको इस फॉर्म में चेंज करूंगा और यहां पर मैं AM92 या जो भी टेबल मुझे बोली है उसकी हेल्प से कर दूंगा। तो इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अगर मैं चाहता हूं एक्स एज का पर्सन x + t तक जिंदा रहे और अगले r ईयर के अंदर उसकी डेथ हो जाए, यहां से यहां तक जी लिया, इस बीच में उसकी डेथ हो गई, तो या तो मैं ये कहूंगा x एज का पर्सन t ईयर्स तक जी लिया और x + t का होके विद इन r ईयर उसकी डेथ हो गई, या मैं इसको कहूंगा t ईयर्स तक डेथ को डेफर करके x एज का पर्सन अगले r ईयर नहीं बच पाया और उसकी उसमें डेथ हो गई। ठीक है, तो मालूम चल गया डेफर्ड प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखी जाती है। अब जब हम डेफर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो मैं इसके लिए अगर आपको एक ना फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो हमारा, जब हम इसको इन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सेल में करेंगे तो उसमें काफी यूजफुल होगा। अगर kx = k निकालना हो, मैंने कहा इसको kpx qx + k कहते हैं। ठीक है, इसको हम kpx × 1 - px + k कहते हैं। इसको लिख सकते हैं L की टर्म में Lx + k / Lx, 1 - Lx + k + 1 / Lx + k। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो Lx + k - Lx + k + 1 / Lx। ठीक है, तो ये हमारा kx = k का फॉर्मूला आ गया। क्योंकि जब हम एक्सेल से करेंगे ना तो हमें Lx के जो कॉलम दिए होंगे, तो हमें जरूरी नहीं कि पहले Lx को हम P में चेंज करें, हमें कर्टेड लाइफ एक नहीं निकालनी होगी, हमें निकालना होगा पहले साल में मरे, दूसरे साल में मरे, तीसरे साल में मरे, चौथे साल में मरे, 50 साल की पॉलिसी है, 50 कर्टेड लाइफ की वैल्यूज निकालनी है। P of k30 = 0, k30 = 1, k30 = 2, सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम उन चक्करों में पड़ेंगे कि ऐसे निकालने पे आएंगे तो हमें 50 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहां हम ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लॉजिकली देखें तो कर्टेड लाइफ के होने का मतलब ही क्या होता है कि उसकी डेथ k से k + 1 के बीच में हुई है। तो जितने x + k पे अलाइव थे उसमें से जितने x + k + 1 तक रहे उसको डिफरेंस कर लिया, तो ये मालूम चल गया कितने लोग मरे हैं x + k से x + 1 के बीच में, x + k से x + k + 1 के बीच में कितने लोग मरे हैं, डिवाइडेड बाय कितने लोग x की एज पे, क्योंकि हमारे लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, जो फेवरेबल है, जिनकी एज ऑलरेडी x हो चुकी थी, हमें उन लोगों से मतलब है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड बाय Lx कर दिया है। ठीक है, यही अगर मुझे कर्टेड लाइफ निकालनी होगी तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अगर मुझे डेफर्ड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो, जैसे मैं ये चाहता हूं 5 डेफर्ड 3q 58, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्टली उसकी फॉर्म में लिखना चाहूं, L की फॉर्म में, 58 एज का पर्सन 63 तक जिया है और अगले 3 साल में मर गया है, यही मतलब है इसका। ठीक है, 58 वाला 5 साल जी ले और 63 वाला अगले 3 साल में मर जाए, यही चाहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 5p58 × 1 - 3p63। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5p58 माइनस में अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, 5p58 तो ये आ जाएगा 8p58, मतलब मैं चाहूं तो 5p58 माइनस 8p58 से भी निकाल सकता हूं, या फिर अगर मैं इसको L की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो दिस इज नथिंग बट L63 बाय L58 माइनस में L66 अपॉन में L58, यानी कि L63 माइनस L66 डिवाइडेड बाय L58। तो अगर मैं चाहता हूं कि कोई बंदा 58 का
63 और 66 के बीच में मरे, तो सीधी सी बात है L63 माइनस L66, इससे क्या काउंट आ जाएगा, इससे काउंट आ जाएगा कितने लोग 63 और 66 के बीच में मरे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने 58 के एज के लोग भी बात कर रहे थे, इसलिए जो डिवाइड होगा वो सैंपल स्पेस हमारा फेवरेबल तो ऊपर आ गया, जो टोटल केसेस हैं वो नीचे L58 आ जाएगा। सो हमारा ये वैल्यू आ गई 5 डेफर्ड 3Q58 की। ठीक है, तो इस चीज का इस्तेमाल हमारा एक्सेल के अंदर काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्टेट लाइफ टाइम जो है कंप्लीट होता है।